हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपकी गलती है, जाओ देख के आओ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था पार्ट 2 के एंडिंग में क्या हुआ था। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल नाम के एक एक्सपर्ट थे, उनके बारे में हमने देखा था कि उन्होंने कौन सी अचीवमेंट्स की थी। अभी एक थियरी के बारे में देखेंगे जो उन्होंने बताया था। देखो, according to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites. हेगेल के हिसाब से किसी भी इवेंट का मीनिंग समझने के लिए दो डायरेक्ट अपोजिट्स को समझना जरूरी है। ह्यूमन माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स, गुड बैड एक्सेट्रा। हेगेल के हिसाब से इंसान का दिमाग किसी भी नेचर का सही इवेंट नहीं समझ सकता तब तक जब तक उसको दोनों अपोजिट्स नहीं समझ में आते। फॉर एग्जाम्पल ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है। जब तक हम दोनों एस्पेक्ट्स को नहीं देख लेते तब तक कि हमें समझ में नहीं आता कि उस नेचर का सच्चाई क्या है, क्या सच है और क्या झूठ है। किसी भी इवेंट को समझने के लिए हमारा जो दिमाग होता है वो इन्हीं दो अपोजिट्स के बीच में घूमते रहता है। जैसे अगर हम खाना खाएंगे तो दो अपोजिट्स होते हैं, अच्छा खाना है या ख़राब खाना है। या आप किसी टीचर्स को देखते हो पढ़ते टाइम तो वहाँ पे भी दो ही सवाल उठते हैं, अच्छा टीचर है कि खराब टीचर है। स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही सेम, अच्छा स्टूडेंट है कि खराब स्टूडेंट है। तो इस तरह से अपोजिट्स में हमारा दिमाग सोचता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग वन नीड्स टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स, सिमिलरली गुड एंड बैड। तो हेगेल के हिसाब से किसी भी चीज़ का नेचर समझने के लिए, कोई भी चीज़ किस तरह से काम करती है वो समझने के लिए सबसे पहले एक इंसान को दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है, ट्रू फॉल्स गुड और बैड, ये सब कुछ देखनी पड़ती है। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलेटिक्स। ये मेथड जो कि अपोजिट्स पे बेस्ड है, ये एनालिसिस का मेथड। एनालिसिस मतलब क्या, हर चीज़ को चेक करना। इस तरह से जब अपोजिट्स की मदद से चेक किया जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस सिस्टम को बोलते हैं डायलेटिक्स। In this method, a theory is proposed at the beginning, which is called thesis. इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले एक थियरी प्रपोज की जाती है, मतलब लोगों के सामने एक बात लेके आई जाती है जिसे थीसिस कहा जाता है। ये पहली बात होती है कि सबसे पहले एक इंसान को ये लगता है कि चलो 10 साल पहले ये बात हुई होगी, हो सकता है ये इवेंट घटी होगा, ये घटना घटी होगी। फिर उसके बाद क्या होता है, देन अनदर थियरी इज प्रपोज्ड विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द थीसिस। फिर इसके बाद और एक थियरी निकाली जाती है और एक थियरी बनाई जाती है कि ये इवेंट के हिसाब से इवेंट सेम होगा लेकिन उसको बताने का तरीका पूरा अपोजिट होता है। कॉन्ट्ररी का मतलब अपोजिट, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एंटीथीसिस। तो ये दूसरा वाला जो थियरी होता है उसको बोलते हैं एंटीथीसिस। क्या बोलते हैं, एंटीथीसिस। आफ्टर अ थोरो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ द बोथ अ न्यू थीसिस इज प्रपोज्ड विच इंक्लूड्स अ गिस्ट ऑफ बोथ द थीसिस एंड द एंटीथीसिस। अब लॉजिकल डिस्कशन शुरू होता है। सबसे एक साइड होते हैं थीसिस वाले, दूसरी साइड होते हैं एंटीथीसिस वाले। तो थीसिस वाले अपने लॉजिक्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने रीजंस देते हैं, और एंटीथीसिस वाले अपने खुद के रीजन देते हैं कि नहीं ये वाला थियरी बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद एक नया थीसिस निकल करके आता है जो दोनों का एक मिक्सचर होता है जिसको बोलते हैं गिस्ट। दोनों को मिला करके बनता है। थोड़ा सा इसमें इसके एलिमेंट्स होते हैं थीसिस वाले, थोड़े से इसके एलिमेंट्स होते हैं कौन से, एंटीथीसिस वाले। दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द न्यू थीसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। इस तरह से जब एक नया थीसिस निकलता है दोनों भी थीसिस को डिस्कस करने के बाद, उसे कहते हैं सिंथेसिस। तो ये डायरेक्टिक्स वाला सिस्टम हमें हमारे लाइफ में भी काम आ सकता है आगे जाके। जब कभी भी हम अपने पेरेंट्स से बात करने जाएंगे कि हम इस तरह का करियर चॉइस करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली सेम समझ में नहीं आता है। पेरेंट्स के अपने खुद के वही फिक्स होते हैं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फिर ये सब डिग्री ले लो। लेकिन अगर आप कुछ हटके करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें लॉजिकली समझाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स की जो पहली बात वो बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, क्या है, उनका थीसिस है। फिर उसके बाद उसके सामने आप उससे अलग ही हटके कुछ बोल रहे हो तो वो क्या है, आपका एंटीथीसिस है। फिर जब दोनों जन लॉजिकल डिस्कशन करेंगे और एक नए नतीजे पे पहुंचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंथेसिस। ठीक है, अभी समझा। हाँ, अब नेक्स्ट स्कॉलर है लियोपोल्ड वॉन रैंके। इनका टाइम पीरियड है 1795 से लेके 1886 तक। हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ लियोपोल्ड वॉन रैंके ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी। 19th सेंचुरी का जो हिस्टोरियोग्राफी था उस पर लियोपोल्ड वॉन रैंके का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, असर। उनकी बातें 19th सेंचुरी की हिस्टोरियोग्राफी पे बहुत गहरा असर छोड़ के गई थी। वो कहाँ के थे, बर्लिन यूनिवर्सिटी के। बर्लिन कहाँ पे है,
कहाँ पे, सोचो, कमेंट्स में बताओ। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। लियोपोल्ड वॉन रैंके किसके बारे में बात करते थे? हिस्टोरिकल रिसर्च के क्रिटिकल मेथड के बारे में। क्रिटिकल मेथड का मतलब क्या? ही पुट एम्फेसिस ऑन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे और एम्फेसिस किसको देते थे? एम्फेसिस मतलब फोकस। वो फोकस लोगों का लेके किस पे आते थे? उस जानकारी पे जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलती है। कौन से डॉक्यूमेंट से? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब असली जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे हिस्टोरिकल, वो वाले। वो नहीं कि कुछ भी मनगढ़ंत बना दिया। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद ए हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद ग्रेटेस्ट केयर। उन्होंने ये भी कहा, स्टेटेड मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़े हुए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, पूरी केयर से, ग्रेटेस्ट केयर से एग्जामिन किया जाना चाहिए। एग्जामिन का मतलब चेक किया जाना चाहिए कि सच में असली है कि मालूम पड़ा कुछ भी बोल रहे हैं। ही बिलीव दैट विद दिस मेथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रुथ। उनको ये भरोसा था कि इस तरह से जब काम करेंगे, जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से एग्जामिन करेंगे, तब ऐसा पॉसिबल है कि हिस्टोरिकल ट्रुथ तक हम पहुंच जाए, इतिहास के ट्रुथ तक पहुंच जाए। अगर नकली डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चलेंगे तो सच्चाई तक कभी भी पहुंचने वाले नहीं हैं। ऐसा कौन बोलता था? लियोपोल्ड वॉन रैंके। ही क्रिटिसाइज द इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। वो हिस्ट्री के इमेजिनेटिव नरेशन को क्रिटिसाइज करते थे। इमेजिनेटिव नरेशन मतलब क्या? मनगढ़ंत कहानियों को। जो भी मनगढ़ंत कहानियाँ उस ज़माने में नकली हिस्टोरियन लोग लिखते थे, उसको वो क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज मतलब उसका विरोध करते थे, उसको नहीं, उसका विरोध करते थे। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स इज पब्लिश इन 2 बुक्स एंटाइटल्ड द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उनके जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी लेख उन्होंने लिखे थे, जो भी अलग अलग टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिखते रहते थे, उनको 2 बुक्स में पब्लिश किया गया है। पब्लिश मतलब छापा गया है। कौन सा 2 बुक है? पहला द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2 बुक्स है। नेक्स्ट स्कॉलर है कार्ल मार्क्स। इनका टाइम पीरियड है 1818 टू 1883। इन द latter half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. Latter half of the 19th century, 19th century के latter half में, latter half मतलब क्या? सेकेंड हाफ में, मतलब 50 साल बाद। A new school of thought arose मतलब सोचने का एक नया तरीका जागा। arose का मतलब जागा। अराइज पता है ना? हाँ, अराइज का पास्ट टेंस है अरोज। कीपिंग इन व्यू द न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की जो थीसिस थी उसके हिसाब से एक नया सोचने का तरीका लोगों के अंदर आया। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में, मतलब इमेजिनेटिव आइडियाज़ के बारे में नहीं थी। आपको क्या लगता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। असली लोग क्या करते थे उससे फ़र्क पड़ता है। इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। इतिहास किसके बारे में था? लिविंग पीपल, जिंदा लोगों के बारे में था। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रीवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड by the fundamental needs of people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि इंसान की जितनी भी रिलेशनशिप्स है, चाहे वो बेसिक रिलेशनशिप हो चाहे खुद से बनाई हुई रिलेशनशिप हो, सारे के सारे 2 चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहले कि लोगों की नीड क्या है और उन नीड्स को पूरा करने का जो सिस्टम है उसका ओनरशिप किसके पास है, उससे ही हमारे सारे रिलेशनशिप बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बेसिक नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान की नीड्स कौन स्टार्टिंग में कौन पूरा करता है? पेरेंट्स। क्योंकि क्या है, उनके पास ओनरशिप है कि वो उन सारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। घर वो ला के देते हैं, कपड़े वो ला के देते हैं, खाना वो ला के देते हैं और कपड़ा, हाँ, तीनों चीज़ हो गया। तो इस तरह से है। आगे जाके जब हम बड़े होते हैं तो हम किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या किससे दोस्ती करते हैं? जो कि हमारी उन नीड्स को पूरा करने में आगे जाके हेल्प करते हैं। जैसे हमारे दोस्त जो बनते हैं या हमारे रिलेटिव्स जिससे हम हमेशा टच में रहते हैं, उनसे टच में रहते हैं जो कि हमारे काम आते हैं, हमारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये इनका कहना था। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। तो ये जो हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हम निकलते हैं या फिर दूसरे कोई हमारी नीड्स पूरा करते हैं, ये सोसाइटी के हर एक स्ट्रेटा को, मतलब सेक्शन को, सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना,
नॉर्मली हम सेक्शन को देखो ऐसे समझ सकते हैं। पहला सेक्शन होता है रिच, दूसरा सेक्शन होता है पहला सेक्शन होता है रिच, दूसरा सेक्शन होता है मिडिल क्लास, थर्ड सेक्शन होता है पुअर सेक्शन। तो तीनों सेक्शंस के नीड्स तो पूरे होते हैं, लेकिन इक्वली पूरे होते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि डिफरेंट स्टेट ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। तो इसीलिए तीनों सोसाइटी के जो तीनों सेक्शंस हैं वो अपनी नीड्स को इक्वली पूरा नहीं कर सकते। पुअर वाले लोग बहुत कम पूरा कर सकते हैं अपनी नीड्स को, मिडिल क्लास वाले थोड़ी बहुत नीड्स को पूरा कर सकते हैं, और रिच वाले लोग सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। दिस इनइक्वालिटी कॉजेस अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। इस इनइक्वालिटी की वजह से, क्योंकि सब लोग इक्वली अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, सोसाइटी में क्लासेस डिवाइड हो जाते हैं, जैसे रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास। और धीरे धीरे क्या होने लगता है? क्लास स्ट्रगल होने लगती है। क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या? जो पुअर है वो स्ट्रगल करता है मिडिल क्लास बनने के लिए, और जो मिडिल क्लास है वो स्ट्रगल करता है रिच बनने के लिए, और रिच स्ट्रगल करता है सुपर रिच बनने के लिए। तो इस तरह से क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes। कार्ल मार्क्स के हिसाब से इंसान का इतिहास क्लास स्ट्रगल का इतिहास रहा है, क्योंकि जो क्लास है सोसाइटी का, वो क्लास जो सबसे ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, वो बाकी सारे क्लासेस को एक्सप्लॉइट करता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जिस भी क्लास के पास, चाहे वो रिच क्लास हो, चाहे पुअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, इसमें से जिसके हाथ में प्रोडक्शन का कंट्रोल होगा, प्रोडक्शन का मतलब क्या? उन चीज़ों का कंट्रोल होगा जो कि एक्चुअल में लोगों की नीड्स को पूरा कर सकते हैं, वो क्या करता है? बाकी बचे हुए सारे क्लासेस को एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि अब उसके पास वो सामान है जो सबके काम आने वाला है। तो वो हर एक चीज़ का प्राइस डिसाइड कर सकता है, वो चीज़ कैसे लोगों तक पहुँचेगी वो डिसाइड कर सकता है, कब पहुँचेगी वो डिसाइड करेगा। तो इसमें प्रॉफिट किसका होता है? उसका, जिसके पास वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसीलिए बोला है बाकी क्लासेस को वो क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है। और कैसे एक्सप्लॉइट करता है? ऐसा नहीं कि वो लोगों को मार देता है, पीट देता है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या? पैसे में उसका ही फायदा होता है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल होता है। दास कैपिटल, अ ट्रीटिसाइज रिटन बाय हिम, इज द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बात को और डीपली समझने के लिए एक बुक उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। ऐसे ही क्लास स्ट्रगल को समझने के लिए दास कैपिटल बुक को हर जगह पे दुनिया में रेफर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिस स्कूल। एट द वन सेट ऑफ द 20th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस विच इज़ नोन एज एनालिस स्कूल। 20th सेंचुरी जैसे ही शुरू हुई, 20th सेंचुरी जैसे ही शुरू हुई तो फ्रांस के अंदर एक सोचने का नया तरीका, नया स्कूल ऑफ थॉट शुरू हुआ जिसका नाम था एनालिस स्कूल। एनालिस स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। एनालिस स्कूल ने इतिहास लेखन को, इतिहास जिस तरह से लिखा जाता है उसको एक नया ही डायरेक्शन दे दिया, उसको एक नए रास्ते पे लेके चली गई। कैसे लेके गई? इट वॉज रिकग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, but also about climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions and their collective psychology etc। तो अब लोगों ने रिकग्नाइज कर लिया था, लोगों ने मतलब हिस्टोरियंस ने रिकग्नाइज कर लिया था कि इतिहास सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में ही नहीं है, किंग्स के बारे में ही नहीं है, ग्रेट लीडर्स मतलब बड़े बड़े लीडर्स के बारे में ही नहीं है, और पॉलिटिक्स के बारे में ही सिर्फ नहीं है। सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बताई जाती है हिस्ट्री में, सिर्फ डिप्लोमेसी के बारे में नहीं बताई जाती। डिप्लोमेसी का मतलब क्या? दो राज्यों ने आपस में कैसे कोलैबोरेट किया, किस तरह से एग्रीमेंट्स को किस तरह से साइन किया, और वॉर्स कब लड़ी गई थी, कैसे लड़ी गई थी। सिर्फ यही नहीं होता हिस्ट्री के बारे में, और भी कुछ होता है। क्या होता है? अबाउट द क्लाइमेट के बारे में भी हिस्ट्री लिखा जाना चाहिए। लोकल पीपल, किसी भी एरिया के लोकल लोगों के बारे में भी इतिहास लिखा जाना चाहिए। उनका लाइफस्टाइल कैसा हुआ करता था, आज कैसे हुआ करता है, और कल्चर में कैसे चेंज आया है, अलग अलग लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कैसे चेंज आया है। एग्रीकल्चर के बारे में भी इतिहास में लिखा जाना चाहिए, ट्रेड के बारे में भी इतिहास में लिखा जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में भी इतिहास में लिखा जाना चाहिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी लिखा जाना चाहिए। पहले किस तरह से मैसेजेस भेजे जाते थे और आज लोगों में आपस में कैसे मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बारे में लिखा जाना चाहिए इतिहास में। सोशल डिविजन्स के बारे में लिखा जाना चाहिए। सोशल डिविजन्स मतलब जैसे हमने क्लासेस के बारे में देखा कि कौन से क्लासेस है, समाज किस तरह से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ने सिर्फ पैसे के बेस पे देखा था, लेकिन समाज और भी बातों पे डिवाइड होता है ना। किस किस बातों पे डिवाइड होता है? जेंडर पे डिवाइड होता है,
कि कौन से जेंडर के लोग रहते हैं, कितने मेल लोग हैं, कितने फीमेल लोग हैं, कितने लिटरेट लोग हैं, कितने इलिटरेट लोग हैं, ये एक सोशल डिवीज़न है। कितने एज ग्रुप्स का भी सोशल डिवीजन्स होता है कि बच्चे लोग कितने हैं, एडल्ट्स कितने हैं और सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। तो ये सोशल डिवीजन्स के बारे में भी इतिहास लिखा जाना चाहिए। एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी, और सारे सोशल डिवीजन्स का साइकोलॉजी, अलग अलग साइकोलॉजी होता है हर एक सोशल डिवीजन्स का, उसके बारे में भी हिस्ट्री लिखना चाहिए। ये बात लोगों के दिमाग में फिट हो गई। कौन लोग? हिस्टोरियंस। कौन से हिस्टोरियंस? फ्रांस के हिस्टोरियंस, क्योंकि बात कहाँ की चल रही है? फ्रांस की। द एनएलएस स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। तो ये जो सोचने का तरीका था एनएलएस स्कूल वाला, थिंकिंग स्कूल, इसको किसने स्टार्ट किया था? फ्रेंच हिस्टोरियंस ने। ये स्कूल मतलब ऐसा स्कूल नहीं है जो पढ़ने वाला स्कूल है, स्कूल यानी क्या? स्कूल ऑफ थॉट, सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या? जब इतिहास को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या? फिर से एक नए नज़रिए से देखा जाता है, और वो नज़रिया किसका होता है? वेमेन का नज़रिया। वेमेन मतलब लेडीज़ लोग। पर्सपेक्टिव यानी देखने का तरीका। तो पूरी तरीके से जब इतिहास को देखने का तरीका चेंज कर देते हैं और विमेन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। द राइटिंग्स ऑफ सिमोन डे बोवेर हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। तो एक एक लेडी हिस्टोरियन थे जिनका नाम था सिमोन डे बोवेर। इन्होंने इस्टेब्लिश किया फंडामेंटल्स को फेमिनिज्म के। मतलब फेमिनिज्म के फंडामेंटल बेसिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, फेमिनिज्म क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो सब कैसे पता चला? जब हम इनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं। ये जो हिस्टोरियन है जिनका नाम क्या है? सिमोन डे बोवेर। शी वॉज फ्रेंच। वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वेमेन को, लेडीज़ लोग को हिस्ट्री में इंक्लूड कर दिया जाए। इंक्लूजन का मतलब इंक्लूड कर देना, मतलब उनका नाम लिख देना। बट ऑल्सो री थिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। इनका मेन मकसद क्या था कि हिस्ट्री का जो डोमिनेटिव पर्सपेक्टिव है, और उसमें डोमिनेट कौन करता है? मेल्स। ज़्यादातर पहले के ज़माने के इतिहास जो हुआ करते थे वो मेल लोगों के बारे में, मतलब मैन लोगों के बारे में ही लिखे जाते थे कि राजा 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 राजा। सिर्फ क्वींस के बारे में कुछ भी लिखते थे, न राजकुमारियों के बारे में लिखते थे। तो पूरी तरह से सोचने का तरीका चेंज करने की कोशिश थी। इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन, इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने हिस्टोरिकल रिसर्च का फोकस ड्राइव करके वुमेन के लाइफ में अलग अलग, उनके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, उनका रोल ट्रेड यूनियंस में, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे ग्रुप्स जो उनके कॉज के लिए, मतलब जो वुमेन लोग के लिए काम करते हैं, उनके फैमिली लाइफ के बारे में, इन सब के ऊपर फोकस लेके गई। कौन? फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। किसका फोकस लेके गई? हिस्टोरियोग्राफी का। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मेन मकसद ये था कि हिस्टोरियोग्राफी को वुमेन के लाइफ के, लेडीज़ लोग के लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाना। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 वुमेन वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। 1990 के बाद जितनी भी हिस्टोरिकल राइटिंग्स आई उसमें वुमेन को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास दिखाया गया, ना कि ऐसा क्लास जो सिर्फ मेल्स के ऊपर डिपेंड है। तो उनको इंडिपेंडेंट सोशल क्लास मतलब खुद से वो भी अपने जॉब के ऊपर काम कर सकते हैं, खुद से वो भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से उनको इतिहास में दिखाया गया। नेक्स्ट स्कॉलर है माइकल फुकॉल्ट। इनका टाइम पीरियड है 1926 से 1984। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी माइकल फुकॉल्ट ब्रॉट फोर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोरियोग्राफी। 20th सेंचुरी के फ्रेंच हिस्टोरियन मतलब फ्रांस के रहने वाले हिस्टोरियन थे। इनका नाम था माइकल फुकॉल्ट। इन्होंने हिस्टोरियोग्राफी में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। नया कॉन्सेप्ट कौन सा लेके आए देखते चलो। He, in his book Archaeology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right. उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और अपनी बुक में इन्होंने आर्ग्यू मतलब बहस किया कि जो पहले से प्रैक्टिस चली आ रही है, प्रीवेलिंग का मतलब पहले से, जो पहले से प्रैक्टिस चली आ रही है, जिस तरह से इतिहास लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इवेंट्स को अरेंज कर देते थे डेट वाइज, कि पहले ये डेट को ये हुआ, उसके बाद वाली डेट को ये इवेंट हुआ, उसके बाद वाले इवेंट को ये हुआ। तो इस सिस्टम को उन्होंने कहा कि ये तो सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है।
He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain various transitions in the past. उन्होंने लोगों का ध्यान इस तरफ लेके आए कि आर्कियोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि इतिहास के सच तक पहुंच जाए। उसका आर्कियोलॉजी का मेन मकसद क्या होता है कि पास्ट में जो ट्रांजिशंस हुए हैं उसको दिखाना। ट्रांजिशंस का मतलब क्या? बदलाव, कि समय किस तरह से बदला है वो दिखाना किसका काम है? आर्कियोलॉजी का काम है, ना कि इवेंट्स को टाइम टू टाइम लगाना, डेट वाइज अरेंज करना। तो इन्होंने ये बात बताई। फौकॉल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशंस इन हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। इनको, इस स्कॉलर को, ये जो स्कॉलर है ये माइकल फौकॉल्ट, इनको लगता था कि ट्रांजिशंस जो हुए, इतिहास जिस तरह से बदला है, इसमें समय जिस तरह से बदला है वो दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इवेंट्स को बार बार बताना। यानी कि हर एक चीज़ को बार बार डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले दिन क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, दूसरे दिन क्या हुआ था, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या हुआ था। एक्चुअल में ये ज़रूरी है कि समय किस तरह से बदला है ये बताना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कम्युनिकेशन का हिस्ट्री लेने जाएंगे तो पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में कबूतर के यूज़ करके मैसेजेस भेजे जाते थे। आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया को यूज़ करके मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से समय बदला है और उसमें बीच में कौन से टाइम पे ये चेंज हुआ वो बताना ज़रूरी है। हर एक डेट को अगर लेके चलेंगे तो नहीं बता सकते, ऐसा इन्होंने कहा था। ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। वो अपने इस मेथड को क्या कहते थे? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कि मतलब नॉलेज को इस तरह से निकाला जा सकता है। आप ये समझो कि समय किस तरह से बदला है, ना कि आप हर एक इवेंट को बार बार देखते जाओ, क्योंकि हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। आज कोई कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोलेगा, लेकिन क्या हो रहा है उससे वो मैटर करता है, ना कि कौन क्या बोल रहा है या फिर जो डेली लाइफ है वो। Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. Foucault ने नया सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और उसको हिस्ट्री के फोकस में लेके आए, और ऐसे एरियाज जिसको आज तक एक्नॉलेज नहीं किया जाता, जो अनअक्नॉलेज्ड एरियाज है। अनअक्नॉलेज्ड एरिया मतलब क्या? जिसके ऊपर आज तक हिस्टोरियंस ध्यान नहीं देते थे या फिर जिसके बारे में डिटेल में हिस्ट्री में नहीं लिखा जाता था। कौन से एरियाज थे? जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मतलब दिमाग के लेवल पे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, उसके ऊपर इन्होंने फोकस लाया, उसके बारे में इतिहास लिखा। दूसरा, साइंस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का साइंस किस तरह से चेंज हुआ है उसके बारे में हिस्ट्री लिखा इन्होंने। और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या? जेल जो होते हैं, जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चेंज हुआ है, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, उसके बारे में इन्होंने लिखा। और इन सब का फोकस हिस्टोरिकल एनालिसिस पे लेके आया कि इस बात के ऊपर भी रिसर्च प्रॉपरली होना चाहिए। 10. द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग। इस तरह से हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप धीरे धीरे एक्सपांड होते गया, नए आइडियाज़ आते गए, नए तरीके आते गए, और हिस्ट्री लिखने का तरीका चेंज होते गया और आज भी इवॉल्व होते रहता है। राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हिस्ट्री लिखा जाने लगा। जैसे कि आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग्स किस तरह से बनती है, पुराने ज़माने में बिल्डिंग्स कैसी हुआ करती थी, आज के टाइम पे कैसे होती हैं, इसके बारे में हिस्ट्री लिखने लगे। स्कल्पचर के बारे में। स्कल्पचर यानी क्या? मूर्तिकारी। किस तरह से पहले मूर्तियाँ बनाई जाती थी और आज के टाइम पे कैसे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उसके बीच का जो इतिहास है, किस तरह से समय बदला है, उसके बारे में हिस्ट्री लिखा जाने लगा। ड्राइंग और पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ऐसे आर्ट फॉर्म्स के बारे में भी हिस्ट्री लिखा जाने लगा। फिल्म्स एंड टेलीविज़न, किस तरह से मूवीज़ बनाने का जो तरीका है, पहले किस तरह से हुआ करता था, आज के टाइम पे कैसे होता है, पूरी तरह से सिस्टम्स को हिस्ट्री में लेके आने लगे फोकस में। फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के पार्ट 1 में। बाय बाय।